दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि विदेश में रहकर अपना बिजनेस करता था, वो वापस आया हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड इस बात से काफी खुश थी कि उसका बॉयफ्रेंड आया है, जरूर उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया होगा। गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। वो आकर बैठती है। उसका बॉयफ्रेंड आता है। वो कहता है, तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। गर्लफ्रेंड बहुत खुश थी कि जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव लेकर आया है, तभी ये आंखें बंद करने के लिए बोल रहा है। गर्लफ्रेंड अपनी आंखें बंद करके वहीं चेयर पर बैठ जाती है और जो उसका प्रेमी होता है, वो अपने साथ में उसके लिए गिफ्ट के रूप में लाया था हथौड़ा। और उसी हथौड़े से उसके सिर पर इतनी जोरदार वार करता है कि उसका जो सिर होता है वही उसके सिर में होल हो जाता है। सारी हड्डियां टूट जाती हैं, ब्लड निकलने लग जाता है और वहीं महज कुछ सेकंडों में तड़प कर उस गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही भयानक ये सच्ची घटना घटी है। आगे जानते हैं पूरी घटनाक्रम। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी अपना सपोर्ट देते रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की। बात है 24 फरवरी 2025 की, यानी कि सोमवार की। दरअसल शाम का वक्त था, लगभग 6 बजे के आसपास। जो वहां का पुलिस स्टेशन था, वहां एक व्यक्ति जिसका नाम अफान होता है, उम्र 23 साल की होती है, वो वहां पर जाता है और जैसे ही वो इंटर करता है पुलिस स्टेशन में, तो जो वहां पहला व्यक्ति उसे पुलिस स्टेशन में मिलते हैं उससे कहता है कि मुझे बड़े साहब से बात करनी है। व्यक्ति पूछता है कि आखिर बात क्या है, क्या किसी से झगड़ा करके आ रहे हो? तो कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ बड़े साहब से ही बात करनी है। और इस तरीके से जब वहां पर जो ड्यूटी में थे वो बोलते हैं कि बात क्या है, पहले मुझे बताओ, अगर मुझे लगेगा कि तुम्हें बड़े साहब के पास ले जाना चाहिए उसके बाद ही तुम उनसे मिल सकते हो। और इस बात जैसे ही वो ये बात सुनता है, अफान वो कहता है कि मैंने अभी अभी 6 कत्ल किए हैं और मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ। ये बात जब वो सुनते हैं अधिकारी, तो कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो या फिर नशे में हो? जेल जाने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या तुम्हें? तो बोलता है कि मैं पूरी तरीके से होश में हूँ, मेरा नाम अफान है और मैं सच में 6 कत्ल करके आया हूँ। ये बात जैसे ही सुनता वो सीनियर अधिकारी के पास लेकर जाते हैं और सीनियर अधिकारी से भी वो यही बात बोलता है। तुरंत ही पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है और साथ ही जो वहाँ के अधिकारी थे, पुलिस इंचार्ज थे, वो कहते हैं कि तुमने जो बोल रहे हो कि तुमने 6 कत्ल किए हैं, उनकी बॉडी कहाँ है? और वो बोलता है कि जी जरूर, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बॉडी दिखाता हूँ। इस तरीके से उसको जीप में बिठाया जाता है। साथ ही काफी ज्यादा पुलिस साथ में बैठती है, दूसरी गाड़ी भी बुलाई जाती है क्योंकि मामला 6 कत्ल का था। और इस तरीके से अफान वहां से जाता है पुलिस को लेकर और एक गली में घुसता है। एक घर था जिसमें बाहर से हिटकिली लगी हुई थी, वो वहां जाता है और वो हिटकिली खोलकर खड़ा हो जाता है गेट पर। पुलिस जैसे ही अंदर जाती है, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास रही होगी, वो चेयर पर बैठी हुई थी। उसके गर्दन पर हथौड़े या ऐसा लग रहा था किसी जोरदार चीज से वार किया गया है और वहीं उसकी खोपड़ी पूरी फूट चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। और वो कुर्सी से गिरी भी नहीं थी, चेयर पे ही थी। साथ ही थोड़ा सा आगे जैसे ही देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पर एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास रही होगी, वो तड़प रही है। बार उसके भी सिर पे किया गया था, भारी चीज से किया गया था, लेकिन अभी उसकी सांसें चल रही थी। और वहीं थोड़ी पास में ही एक 13 से 14 साल का लड़का जो कि मर चुका था, उसके भी ब्लड पूरा बह रहा था, उसके भी सिर पे वार किया गया था। पुलिस कहती है यहाँ पर 3 लाशें हैं। उसके एक तो सांस चल रही थी, जिनकी सांस चल रही थी वो अफान की माँ थी, जो कि ऑलरेडी कैंसर की मरीज थी, जिनका इलाज भी चल रहा था। उनकी सांसें चल रही थी। पुलिस तुरंत ही उनको एम्बुलेंस बुलाकर वहां के जिला अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराती है। साथ ही अब अफान से पूछा जाता है कि बाकी लाशें कहाँ है, तो कहता है कि उसके लिए आपको 16 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। दरअसल 16 किलोमीटर दूर उसके चाचा चाची का घर था और उसने बताया कि वहां पर मैंने जाकर मेरे चाचा और चाची की हत्या कर दी है।
उसके बाद पुलिस उस एरिया के पुलिस स्टेशन को कॉल करती है और उन्हें वहां भेजा जाता है और वहां जाकर जब देखते हैं तो सच में वहां पर 2 लाशें थी, अफान के चाचा और चाची की, जिनके भी सिर पर ही जोरदार वार किया गया था, जिसमें से चाची की लाश किचन में मिलती है, शायद वो कुछ बना रही होंगी, और वहीं चाचा की लाश हॉल में मिलती है। उसके बाद वक्त आता है छठी लाश का, तो उससे पूछा जाता है कि वो लाश कहाँ, तो बताता है कि उसकी दादी की लाश है, जिनकी उम्र लगभग 85 साल के आसपास थी, जो कि अपने घर में अकेले रहती थी, वहां पर है। पुलिस वहां भी जाती है और दादी को भी मृत अवस्था में पाती है, और इस तरीके से दादी, चाचा चाची, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका सगा छोटा भाई, इन 5 लोगों की तो मौत हो चुकी थी। लेकिन जो छठी मौत जो उसने बोली थी कि मैंने 6 मौतें की हैं, उसमें उसकी एक माँ थी जिनकी सांसें अभी चल रही थी और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। अब पुलिस उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और वो कहती है कि आखिर तुमने इन सब की हत्या क्यों की। तो वो कहता है कि लगभग आज से कुछ साल पहले मेरे जो पिताजी थे वो गल्फ कंट्री में एक जो मोटर पार्ट्स होते हैं उसकी दुकान खुलवाई थी मुझे, जिसके लिए काफी सारे लोगों से उन्होंने कर्जा लिया था, ये सोचकर कि वहां पर प्रॉफिट होगा और बहुत जल्द हम ये कर्जा चुका देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, पहले तो दुकान ठीक ठाक चलती थी, वहां से जो भी प्रॉफिट होता था, जो पैसे आते थे, मैं सबके लिए भेजता था, मेरी माँ बाप के लिए भेजता था, मेरे चाचा चाची के लिए भेजता था और मेरी दादी के लिए भेजता था। सबके खर्चों के लिए जो भी मुझसे बन पाता था मैं भेजता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मेरा जो वो कारोबार था वो बंद होता चला गया, मुझे उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और अब से कुछ महीनों पहले मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया वापस आ गया, क्योंकि वहां अब रुकने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और जब मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ बहुत सारे जिनसे भी कर्जा ले रखा था मेरे पिताजी ने बिजनेस के लिए, वो सब मांगने आते हैं। अब हमारे पास ये हालत थी कि 1 रुपया नहीं है, उनको कर्जा कहाँ से दे। सब कुछ थोड़े दिन तक चलता रहता है, हम सब काफी परेशान थे, पूरा परिवार परेशान था। लेकिन कुछ समय बाद मेरे जो पिताजी थे इन सब चीजों से तंग आकर बिना बताए वो घर छोड़कर चले जाते हैं। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ है। और इस तरीके से वो वहां से चले जाते हैं। अब मैं बचता हूँ, मैं घर में इकलौता बड़ा बेटा, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई था वो 13 साल का था, मेरी माँ ऑलरेडी बीमार थी, घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में सिर्फ मैं था। अब जो कर्जा देने वाले थे वो आए दिन मुझे टॉर्चर करते थे, मतलब मुझसे हर वक्त पैसे मांगते थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तो पिताजी चले गए, दूसरा अभी मेरी इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं थी, मैं मात्र 23 साल का था। पिताजी ने मुझे बहुत जल्दी काम पे लगा दिया था, सो मैं काम कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। इसके चलते मैं अपने चाचा के घर जाता हूँ, चाचा से कहता हूँ कि चाचा अभी बहुत समस्या चल रही है, बिजनेस बंद हो गया है, सब पैसे मांग रहे हैं, कुछ पैसे आप हमें उधार दे दीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा मैं मेहनत मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन चाचा पैसे तो नहीं देते हैं, लेकिन बदले में मुझे बहुत खरी खोटे सुनाते हैं कि तुम बाप बेटों से कुछ नहीं होता है, बस लोगों का कर्जा खाते रहते हो। और इस तरीके से मैं वहां से निराश होकर लौटता हूँ, मेरी दादी के पास जाता हूँ, क्योंकि दादी से बोलता हूँ कि दादी कुछ रुपए हूँ तो वही दे दो, भले 10,000 हो 5,000 हो, घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, माँ की तबीयत भी खराब है, दवाइयाँ चल रही हैं, घर में खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। लेकिन दादी भी साफ इनकार कर देती है और इस बात से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता हूँ और बहुत ज्यादा परेशान भी, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या मैनेज करूंगा। पिताजी तो चले गए हैं, माँ की दवाई भी है, भाई स्कूल जाता है उसका खर्चा भी है, घर के रोज के खर्चे भी हैं, और साथ ही जितने कर्जदारों से कर्जा ले रखा है उनके अलग कर्जे हैं। और इस तरीके से मैं बहुत सोचता हूँ और अंत में मैं ये फैसला करता हूँ कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब मेरा परिवार ही नहीं रहेगा, मैं ही नहीं रहूंगा, तो ये समस्याएं भी नहीं रहेंगी, कोई कर्जा मांगने भी नहीं आएगा। और इसी तरीके से मैं 24 फरवरी को ये ठान कर निकलता हूँ कि आज मैं अपने परिवार की हत्या कर दूंगा। जाकर मार्केट से एक भारी भरकम हथौड़ा लेता हूँ, एक बैग में लेता हूँ और उसमें लेकर सबसे पहले दादी के घर जाता हूँ। शाम को 3 बजे के आसपास मैं दादी के घर जाता हूँ, थोड़ी बहुत उनसे बातें करता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनकी हत्या करता हूँ। उसके बाद मैं चाचा के घर जाता हूँ, चाचा चाची की हत्या करता हूँ, और उसके बाद घर आकर अपनी माँ, अपने भाई और अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता हूँ। पुलिस पूछती है कि गर्लफ्रेंड को तुमने क्यों मारा।
तो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मुझ पर लगातार शादी का प्रेशर बना रही थी। मैं उसे कहता था कि शादी के लिए थोड़ा सा अभी रुक जाओ, बिकॉज मेरे घर की अभी कंडीशन ऐसी नहीं है, मेरे ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी और इस वजह से मैं उससे भी बहुत नाराज हो चुका था और इसीलिए मैंने उसकी भी हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस तरीके से एक मात्र 23 साल के व्यक्ति ने कर्ज की वजह से परेशान होकर अपने पूरे परिवार की हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, वो बताते उसने खुद भी चूहे मार की दवाई खाई थी और कुछ ही देर में उसको बेहोशी भी आ रही थी, उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो उस वक्त ड्रग के नशे में था जिस समय उसने इस पूरी सच्ची घटना को अंजाम दिया। लेकिन क्या था, क्या सही था, क्या गलत, वो तो रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका था, खत्म हो चुका था। मेरा दोस्तों यही सबसे कहना है कि जीवन है तो मुश्किलें हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए। भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ सोच के रखा है। सबका अंत होता है, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। इसलिए पैनिक ना कीजिए। किसी के जीवन में अगर कुछ भी उथल पुथल चल रहा है तो शांत मन से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य आप किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सबको सचेत करना है, सतर्क करना है। खुश रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।